Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 28th April of 2021 and it's a Wednesday today. चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। आज की हमारी द हिंदू एनालिसिस शुरू करने से पहले आज का हम लोग मैप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आज का मैप क्वेश्चन है जॉर्डन कंट्री के बारे में कि आपको जॉर्डन कंट्री की नेबरिंग कंट्रीज बतानी है। नेबरिंग कंट्रीज, उसकी करेंसी और लैंग्वेज स्पोकन, ये आपको बताना है। और कोई सी आसपास हो, नेबरिंग सी कोई हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये चार चीज़ें हर मैप क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये चार चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करते हैं सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। आप वहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं, आप अपने नोट्स खुद भी ऐड कर सकते हैं उसमें। तो इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ आती है, आफ्टर हाई कोर्ट रैप ईसीआई बैन्स विक्ट्री प्रोसेशंस ऑन काउंटिंग डे। कि जैसे हमने देखा कि मद्रास हाई कोर्ट ने जैसे डिसीजन लिया, जैसे उसने डिसप्लेजर शो किया जो कैंपेनिंग चल रही थी इलेक्शन के समय, और जो बिल्कुल भी क्या कहते हैं जो कोविड प्रोटोकॉल से उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था, उस पर इलेक्शन कमीशन को डिसप्लेजर शो किया था कि उनसे थोड़ा कि क्या कहते हैं आप सही नहीं कर रहे, आप देख नहीं रहे कि कोविड प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किए जा रहे, इतना कोविड क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आपके इलेक्शंस में ये कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहे, तो ये आपकी गलती है। तो इस पर ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया जितने भी विक्ट्री प्रोसेशंस, जितने भी लोग क्या कहते हैं जीतने के बाद विक्ट्री क्या कहते हैं पूरा भीड़ के साथ जाते थे लोग, वो पूरा ख़त्म कर दिया है। और कहा गया है कि जो काउंटिंग डे के दिन जो भी जीतेगा वो जो सर्टिफिकेट लेने जाता है, जो विनिंग सर्टिफिकेट होता है, वो सिर्फ 2 लोगों के साथ जा सकता है। मेंबर जो जीता है और उसके साथ 2 लोग जा सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं जा सकता। जैसे हम जानते हैं कि इलेक्शन चल ही रहे आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, केरला में, और इनका रिजल्ट 2 मई को आना है। तो 2 मई को कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ अपने साथ 2 लोगों को कंपनी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो पहले लोग कितनी भीड़ भीड़ ले जाके भीड़ के साथ जाते थे, पूरा डांस वांस करते थे, ढोल वोल बजता था, तो पूरा क्या कहते हैं पटाखे बजते थे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ईसीआई ने बैन कर दिया है जितने भी क्या कहते हैं विक्ट्री पोजीशंस होते थे उनको। तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है इलेक्शन कमीशन, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको हमने कल भी बात किया था, ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ये आप याद रखिएगा। ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ये जितने भी यूनियन या स्टेट इलेक्शंस होते हैं सबको देखती है। जो भी लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, जितने भी इलेक्शंस होते हैं क्या कहते हैं सब इलेक्शंस को यही कंडक्ट कराती है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। पहले एक इसमें एक ही इलेक्शन कमिश्नर था, एक ही इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 पास हुआ उसके बाद से ये एक मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। अब इसमें क्या कहते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर, ये 3 मेंबर की बॉडी हो गई है अब, 3 मेंबर की। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो क्या कहते हैं अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और क्या कहते हैं ये दोनों भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। क्या कहते हैं ये जो सेक्रेटरीट है कमीशन का वो न्यू दिल्ली में है। और जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेवल इलेक्शन जैसे इस वक्त चल ही रहा है यूपी में पंचायती राज के, तो वो इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन के द्वारा शुरू किए जाते हैं, कराए जाते हैं। इसमें जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है वो एक आईएएस रैंक ऑफिसर होता है जो पूरे देखभाल रखता है कि कैसे इलेक्शन हो रहा है कि नहीं। इन सब का जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका फिक्स टेन्योर होता है 6 साल का, नहीं तो 65 ईयर्स। ये एक सेम स्टेटस सैलरी पाते हैं जैसे एक किसी भी जज जो सुप्रीम कोर्ट का होता है उसके बराबर के लोग एक स्टेटस होता है इनका। इनके फंक्शंस हैं कि डायरेक्ट करते हैं, सुप्रिटेंड करते हैं, कंट्रोल करते हैं जितना भी प्रोसेस होता है इलेक्शन कराने का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इनका ये आता है कि ये इलेक्शन शेड्यूल सैंक्शन करते हैं कि इलेक्शन कब होंगे, किस किस डे पे कहाँ किस जगह पे होंगे, ये सारा शेड्यूल इनके द्वारा ही बनाया जाता है। ये
प्रिपेयर करते हैं इलेक्टोरल रोल, जो जैसे इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है उन सबको ये इशू करते हैं लोगों को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, इंडिया में गेट मेजर शेयर ऑफ यूएस वैक्सीन एक्सपोर्ट्स। कि जैसे हम जानते हैं कि यूएस की जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, जो गिलियड साइंसेस के द्वारा बनाई गई है, गिलियड साइंसेस, तो वो वैक्सीन क्या कहते हैं ग्लोबली पूरी जगह जानी है और माना जा रहा है उसका जो मेजर शेयर है वो इंडिया को मिल सकता है। तो ऐसा बताया गया है इसमें कि 60 मिलियन डोजेज ऑफ एस्ट्राजेनेका ग्लोबली सेंड किया जाएगा। अभी 10 मिलियन डोजेज सेंड किया जा रहा है, उसके बाद जून में 50 मिलियन और क्या कहते हैं भेजा जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे ही पूरा ग्लोबली यूएस चाहता है कि उसको जो WHO है उनके द्वारा और क्या कहते हैं कई ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा क्या कहते हैं प्रेशर हो रहा है कि आप ग्लोबली अपनी वैक्सीन क्या कहते हैं सेंड करें, एक्सपोर्ट करें, जिससे लोग जो जहाँ इंडिया जैसे इस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, ग्लोबल क्राइसिस क्या कहते हैं नेशनल क्राइसिस हो गया है कोविड-19, जिसके कारण काफ़ी डेथ्स भी हो रही है इंडिया में और एक तरह से एक महामारी हो गया है, जिसके कारण डेथ को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें ये भी बात क्या है कि इंडिया ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की है वैक्सीन की, कि जो बिडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है जो वर्क करती है पूरा उनके उनका जो ऑफिस समझिए ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, उसने कहा है कि ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं आई इंडिया के द्वारा कि एस्ट्राजेनेका उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं ऐसा माना जा रहा है कि जो भेजा जा रहा है वैक्सीन उसका मेजर शेयर इंडिया को भेजा जाएगा, क्योंकि कई जगहों से क्या कहते हैं उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो अपनी वैक्सीन भेजें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, पीएम ब्रीफ्ड ऑन कोविड-19 सिचुएशन। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स, ये बीएफ ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कोविड-19 सिचुएशन को देखा और उसके बारे में बात भी की है और जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं उनके बारे में बात की। उन्होंने कहा जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बनता था वो जो 5,700 टन बनता था अगस्त 2020 में, अब बढ़ के जाके 8,922 टन हो चुका है पर डे। ये इतना ज़्यादा ऑक्सीजन बन रहा है LMO, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, और माना जा रहा है लगभग 9,250 एक एंड ऑफ अप्रैल तक हो जाएगा। एंड ऑफ अप्रैल अब चल ही रहा है, तो अब जब डाटा आएगा तो उसमें अब लगभग 10 टन डोज लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का बनना शुरू हो जाएगा पर डे। तो इसमें यही बात की गई है पूरे न्यूज़ में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, नो रिक्वेस्ट फॉर कोविड फैसिलिटी इन 5 स्टार होटल। इसमें बात की गई है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि उसने कभी रिक्वेस्ट नहीं किया दिल्ली गवर्नमेंट से कि वो उसे कोविड फैसिलिटी के लिए 5 स्टार होटल्स में आप बुक करें। वहाँ पे हमारे जो जजेस हैं, जो जितने भी दिल्ली हाई कोर्ट के किसी भी जज के, सबको वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए जिससे उनका ट्रीटमेंट और अच्छी तरह से हो सके अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हमने ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं की है और इस पर तो क्या कहते हैं कहा गया है कि ये ऑर्डर विड्रॉ किया जाएगा, ये गलत फैमिली के कारण ये हो गया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर रिफ्यूजेस टू इंटरफेयर इन वर्क ऑफ हाई कोर्ट्स। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनके वर्क पे। इसमें कहा गया है कि इस वक्त ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट को डिसीजंस लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक म्यूट स्पेक्टेटर के रूप में काम नहीं कर सकता कि जो कंडीशन चल रही है उस वक्त आप शांत रहें, तो वो ज़रूरी नहीं है सर। आप डिसीज़न लें, इस नेशनल कैलमिटी को देखते तहत आप देखें कि कहते कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, उस पर काम करें और उस पर डिसीज़न लिया जाए। जो पेंडिंग केसेस हैं जो इस वक्त चल रहे थे कि कुछ थे कि लॉकडाउन लगने चाहिए, इस तरह के केस भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो वो सारे के सारे अभी रेस्ट पे रखे गए हैं। तो इस पर बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट एक म्यूट स्पेक्टेटर नहीं रह सकता, उसे अपने अपने व्यू के हिसाब से उसे जो सही लगता है उसके हिसाब से या जो लॉ के हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, दिल्ली टू इम्पोर्ट ऑक्सीजन टैंकर्स फ्रॉम अब्रॉड। इसमें बात की गई है कि 21 ऑक्सीजन प्लांट्स आएंगे फ्रांस से, 18 ऑक्सीजन टैंकर्स जो हैं वो आएंगे बैंकॉक से और वो जल्दी आने वाले हैं, ऐसा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा बताया गया है। तो जितने भी ऑक्सीजन टैंकर्स हैं वो इम्पोर्ट किए जा रहे हैं बाहर के देशों से और काफ़ी कंट्रीज़ हेल्प भी कर रही है, जैसे रशिया से आ रहा है मटेरियल, तो कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे बाकी कंट्री से भी, जिससे ये जो कोविड के समय इंडिया को ज़रूरत है सामानों की जैसे ऑक्सीजन जनरेटर्स
ऑक्सीजन टैंकर्स, वो सब इंडिया फुलफिल कर पाएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, इन्फोर्सिंग कोविड-19 रूल्स इज स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है, जो कोविड-19 प्रोटोकॉल्स या कोविड-19 रूल्स जो है उनको जो इन्फोर्स किया जाता है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरह से क्या कहते हैं अपने स्टेट में ये कोविड रूल्स या कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करा रहा है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ब्लेम किया था पैनल को कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 के लिए तमिलनाडु में जो कैंपेनिंग चल रही थी उसके कारण ये बड़ा केसेस, तमिलनाडु में केसेस बढ़े हैं उसी के कारण। और ऐसा माना जा रहा है कि ये थे कि वहाँ पे जो केसेस थे पहले नॉर्मल थे, लेकिन जब 4 अप्रैल को कैंपेनिंग बंद की गई उसके बाद केसेस बढ़ने लगे और अब भी कंट्रोल में नहीं है। तमिलनाडु में अभी भी केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस वक्त ज़रूरत है कि कोविड-19 रूल्स को फॉलो किया जाए और स्टेट इसे अच्छे तरह से इम्पोज करे और क्या कहते हैं अपने स्टेट में कोविड केसेस को कम कर सके। कुछ जगहों पे कुछ स्टेट्स में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लग चुके हैं 15 दिन के लिए। तो देखना है कौन कौन से स्टेट्स लगते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स में आपके स्टेट में लॉकडाउन लगा है कि नहीं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, यूएस डिसएग्रीज विद सोशल मीडिया पॉलिसी। इसमें बात की गई है कि यूएस ने डिसएग्री किया है, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि लगभग 50 अकाउंट्स को क्या कहते हैं थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया था। ट्विटर के 50 अकाउंट्स जो थे ट्विटर के उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था और उनके पोस्ट को हटाया गया था, जो बात कर रहे थे जो ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में बात कर रहे थे कि कमी है, बेड कम है, और भी जो इश्यूज थे जैसे जो इलेक्शन रैलीज चली थी उन पर जो ट्वीट्स लिखे गए थे उन सबको हटा दिया गया। लगभग 50 ऐसे ट्वीट्स थे उनको हटा दिया गया। तो इस न्यूज़ में पूरा वही बात की गई है कि यूएस ने डिसएग्री किया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा जो व्यू है फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो अलग है और हम आपके बात पे आके किसी भी अकाउंट को किसी भी सोशल मीडिया पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते, ऐसा यूएस के द्वारा बताया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, स्टेट्स है 1 करोड़ डोसेज। ऐसा सेंटर के द्वारा बताया गया है कि जो स्टेट्स हैं उनके पास लगभग 1 करोड़ डोसेज वैक्सीन की अभी भी है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि 80 लाख जो शॉट्स हैं वो जल्दी सप्लाई किए जाएंगे नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर ही। और कहते हैं स्टेट्स को पूरी तरह से फुलफिल किया जा रहा है कि उनकी नीड को जितनी भी वैक्सीन नीड्स उनके पास है तो क्या कहते हैं उसको फुलफिल करने के लिए वर्क किया जा रहा है। तो इसमें ये भी बात की गई है, जैसे आप नीचे देख सकते होंगे चार्ट, इसमें बताया गया है कि कौन सी स्टेट में कितना वेस्टेज हो रहा है वैक्सीन का। तो इस पर तमिलनाडु हाईएस्ट नंबर पे है, पहली पोजीशन पे, जहाँ पे हाईएस्ट जो शेयर है कोविड-19 वैक्सीन वेस्टेज का वो वहाँ पे ही है। और उसके बाद है आसाम, मणिपुर, हरियाणा, पंजाब। इसमें लक्षद्वीप भी आता है, क्या कहते हैं मेघालय जैसे स्मॉल स्टेट्स भी, वहाँ पे भी वैक्सीन का जो वेस्टेज है काफ़ी ज़्यादा है। इसमें ये भी बात की गई कि उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल डोसेज है वो उत्तर प्रदेश में है, लगभग 1 मिलियन डोसेज। उसके बाद आता है महाराष्ट्र में जहाँ पे 7.5 लाख है। इसके तहत ऐसे ही धीरे धीरे क्या कहते टैली चलती है। तो लगभग 1 करोड़ डोजेज स्टेट्स के पास हैं और सेंटर का कहना है कि 80 लाख डोसेज जो 80 लाख शॉट्स हैं वो जल्दी 3 दिन के अंदर ही आपको सप्लाई कर दिए जाएंगे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, CII टास्क फोर्स ऑन ऑक्सीजन सप्लाई चेन। CII क्या होता है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। इसमें बात की गई है इस न्यूज़ में कि उनका जो टास्क फोर्स है उनको ऑक्सीजन सप्लाई चेन्स में वो लोग अब वर्क कर रहे हैं कि लोग तक सही से पहुंच सके ऑक्सीजन सप्लाई, वो उसकी टास्क फोर्स की वर्क है। और जो शॉर्टेज है जहाँ जहाँ पे ऑक्सीजन का उसे फुलफिल वो लोग कर सके। चलिए अब देखते हैं CII क्या है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये एक नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री लेड और इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है जो एक प्रोएक्टिव रोल इंडिया डेवलपमेंट प्रोसेस में करता है। इसका जो बनाया गया था ये फाउंडेड इन 1895। ये इंडिया का जो प्रीमियर बिजनेस एसोसिएशन है, लगभग हैज़ अराउंड 9,000 मेंबर्स हैं इसमें, जो पब्लिक और साथ साथ पब्लिक सेक्टर्स के भी आते हैं। ये वर्क करते हैं टू क्रिएट और बनाने की एक इन्वायरमेंट जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पार्टनरिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी थ्रू एडवाइजरी एंड कंसल्टेटिव प्रोसेस वर्क करें और डेवलपमेंट अपनी अपनी क्या कहते हैं वे में क्या कहते हैं करने की कोशिश करें। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है,
श्रीलंका कैबिनेट क्लियर्स प्रपोजल फॉर बुर्का बैन। इसमें बात की गई है कि श्रीलंका की जो कैबिनेट थी उसने पूरी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, पूरी तरह से जो क्लियर किया इस प्रपोजल को कि जितने भी बरखा बैन थे उनको उनके वो जो प्रपोजल था उसको क्लियर कर दिया। इसमें बात की गई है कि नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए इसे क्लियर किया गया है। तो श्रीलंका में भी अब बुर्का बैन हो गया है। तो क्या कहते हैं, इसमें यही बात की गई इस पूरी न्यूज़ में। तो बगल में ही न्यूज़ आती है, इसराइल इज कमिटिंग अपार्थाइड। क्या कहते हैं, आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। वीडियो को पॉज करके आप इस कमेंट सेक्शन में बताएं इसकी मीनिंग क्या होती है। इसकी मीनिंग होती है कि हम डिफरेंट, एक ऑफिशियल जो गवर्नमेंट नोटिस होता है उसके तहत हम डिफरेंट जो रेसेस है, डिफरेंट रिलीजन्स है, उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उनके बीच में क्या कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन नहीं रहने दें। तो ह्यूमन राइट्स वॉच जो है उसने ट्यूसडे को कहा कि इसराइल कमिट कर रहा है क्राइम कि वो ज्यूस को डोमिनेशन पैलेस्टीन्स और अरब पॉपुलेशन के ऊपर रख रहा है ज्यूस लोगों को। तो ये गलत है, ऐसा इसमें बात की गई है कि ये इजराइल का वर्क जो है वो अपार्थाइड वर्क है। तो इसमें यही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, ईरान यूएस वॉरशिप इंगेज इन टेंस इनकाउंटर। कि ईरान की और यूएसए की वॉरशिप जो है वो अभी भी लड़ाई में है। एक टेंस इनकाउंटर दोनों के बीच में चल रहा है। जो इंसिडेंट हुआ है वो हुआ है पर्शियन गल्फ में। ये जो टेंस इनकाउंटर चल रहा है वो पर्शियन गल्फ में चल रहा है। तो इसमें बात की गई कि जो इंसिडेंट हुआ है ये इस साल का पहला इंसिडेंट है जो दोनों के वॉरशिप्स एक तरह से फाइट में है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। बगल में ये न्यूज़ आती है कि जो बिडेन ने साइन किया है मिनिमम वेज ऑर्डर फेडरल गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए। इसमें बात की गई है कि यूएस के प्रेसिडेंट ने जो अपने कैंपेन में जो प्लेज ली थी, जो मिनिमम वेज की सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए सेम लेवल ऑफ वेजेस प्रोवाइड किए जाए, तो उस पर उन्होंने इसको साइन किया है, एक मिनिमम वेज ऑर्डर को फेडरल गवर्नमेंट वर्कर्स के लिए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, सेबी टाइटन्स रूल फॉर प्रोविजनल डेब रेटिंग। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि डेब रेटिंग मतलब क्या होता है। कि सीआरए भी चेक कर रहा है कितनी अपनी पेंडेंसी है कॉम्प्लायंस की। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो सारा ये पेंडेंसी जो कॉम्प्लायंस की है उनको चेक कर रही है। इसमें पूरे में यही बात की है कि सेबी ने अपने रूल्स को टाइट कर लिया है, उसको और थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अपने रूल्स को। तो इसमें इम्पॉर्टेंट आता है सेबी, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। सेबी सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 12, 1992 में इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत। जिसका जो बेसिक फंक्शन था कि प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इन्वेस्टर्स की जो सिक्योरिटी है उनको प्रमोट करना, रेगुलेट करना सिक्योरिटीज़ मार्केट को। इसका बैकग्राउंड ये है कि इसे बनाया गया था अथॉरिटी फ्रॉम द कैपिटल इशूज़ कंट्रोल एक्ट 1947 के तहत। अप्रैल 1988 में से भी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एक रेगुलेटर के रूप में कैपिटल मार्केट्स का। इसका जो हेड क्वार्टर है इस वक्त मुंबई में, इसके जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में है। एक ऑटोनोमस और गिवन स्टैच्यूटरी पावर्स बाय सेबी एक्ट 1992 के तहत ये है। पहली ये एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी थी विदाउट एनी स्टैच्यूटरी पावर। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें एक चेयरमैन होता है, सर्वर अदर फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। इसमें कई कमिटीज़ भी वर्क करती हैं जो प्रेशरिंग इश्यूज़ हैं उस समय के, वो सभी इशू को सॉल्व करने में वर्क करती है। इसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या है। सो अभी एक क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो रेगुलेशंस भी बनाती है, कंडक्ट करती है, इंक्वायरीज भी पास करती है, रूलिंग्स और इम्पोज करती है पेनाल्टीज भी। ये कई वे में हेल्प करती है, जैसे इशूअर्स को हेल्प करती है, इन्वेस्टर्स को, इंटरमीडियरीज जितने हैं उन सबको हेल्प करती है। तो आप ये नोट्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और अपने नोट्स में इम्प्रूवमेंट कुछ हो वो भी आप क्या कहते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन आता है, वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या यूट्यूब के भी जो वीडियो है वहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब आज का एडिटोरियल देखते हैं हम लोग। जो आज का पहला एडिटोरियल आता है वो आता है राइट प्रायोरिटीज़। इसमें बात की गई है कि जो इस वक्त देखा गया है कि इवन एज इट वेट्स फॉर हेल्प फ्रॉम यूएस, इंडिया मस्ट एक्सेलरेट इट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम। कि जो हमारी इस वक्त प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम हर किसी के लिए। जो भी लोग हैं सबको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना ये इस वक्त की राइट प्रायोरिटी होनी चाहिए।
तो जैसे हम देख रहे हैं कि यूएस के द्वारा हेल्प भी मिल रही है, तो इसलिए ज़रूरत है कि हम क्या कहते हैं कि पूरी तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और बूस्टअप किया जाए। इस पूरे एडिटोरियल में यही बात की गई कि वर्ल्ड इंटरेस्ट को देखते हुए, कई जो इश्यूज़ हैं उनको देखते हुए, इस वक्त ज़रूरी है कि इंडिया को जहाँ से भी मेडिसिन या ऑक्सीजन मैनेजमेंट डिवाइसेस या कंटेनर्स, कंसनट्रेटर्स, जनरेटर्स, सबको जहाँ से भी जिन कंट्रीज़ के द्वारा हेल्प मिल रही है उसे ले और लोगों को प्रोवाइड करे, और उनका जो केसेस हैं, जो 3 लाख, लगभग 3 लाख 4 लाख केसेस रोज़ जो आ रहे हैं, उनको हम लोग डिक्रीज़ करने में यूज़ करें। ये इतने केसेस कैसे आ रहे हैं और जो डेथ्स हो रही हैं उनको कंट्रोल कर सकें कि अगर इन्फेक्टेड भी हो जाए तो हमें उन्हें क्योर कर सकें। तो इस वक्त ज़रूरत है कि हम एक साथ वर्क करें। तो इसमें वही बात की है कि कोई परसीव डिले नहीं होना चाहिए यूएस रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस इन इंडिया। लेकिन इस वक्त इंडिया का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, जो मेंबर है क्वाड का, वहाँ से भी उसे हेल्प मिल रही है। इसलिए भी ज़रूरी है कि इंडिया को कंट्रोल, अपने कोविड केसेस को कंट्रोल करने के लिए वर्क करना चाहिए, और किसी वर्क को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहला जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम हर किसी के लिए। इसके बाद आता है अगला एडिटोरियल, ट्रू नेम। इसमें बात की गई है, जैसे हमने कल बात की गई थी, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कहा कि जो 1951 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो आर्मीनियंस के द्वारा के खिलाफ हुआ, जो ओटोमन टर्क्स थे, उन्होंने जो उनकी हत्या की, लगभग 1-1.5 मिलियन डेथ्स जो हुई थी आर्मीनियंस की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, तो वो गलत था। और इस तरह के जो इश्यूज थे, इस पर टर्की ने अपने आप को डिनाइल किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा उन्होंने कोई एट्रोसिटी कमिट नहीं किया आर्मीनियंस के लिए। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही सब बात की गई है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो इंसिडेंट हुआ था आर्मीनियंस के ऊपर, ये कब हुआ था और किनके द्वारा किया गया था, बस ये आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा इशू अगर आप पढ़े होंगे तो क्या कहते हैं, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल इसके बगल में ही आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मार्किंग द बिगनिंग ऑफ ग्रीन एरा। इसमें बात की गई कि जो सऊदी अरेबिया, उसने लॉन्च किया है 2 प्रोजेक्ट इनिशिएटिव, सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, कि वहाँ के जो ग्रीनरी है उसको प्रमोट करने के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इस वक्त क्या, हमेशा बहुत ज़रूरी है कि हम कहते हैं जितना भी ग्रीन प्लांट्स लगाएं, जितना भी हम ग्रीनरी अर्थ में फैला सकें वो फैलाएं। जहाँ पे पेड़ काटे जाते हैं वहाँ भी पेड़ इसीलिए लगाए जाते हैं कि हमें कोई भी दिक्कत ना हो O2 की। तो इस पूरे एडिटोरियल में उसी ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात की गई। इसमें यह भी कहा गया है एटलास की एक क्लोज फ्रेंड और स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया जो है, उसको भी एक रिमार्केबल कमिटमेंट जो है उनके द्वारा, जैसे हमने देखा है कि इंडिया के द्वारा हमारे क्लाइमेट चेंज और जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात की गई है कि हम 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग को नहीं जाने देंगे, वो हमारे कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करेंगे, तो उसके बारे में इसमें बात की गई है। तो इसमें वही कहा गया कि इंडिया को भी अपने ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना चाहिए, और इसी तरह से कई जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया में भी लाने चाहिए, जैसे सऊदी अरेबिया ने अपनी कंट्री में लाए। चलिए अब देखते हैं आज के कार्टून सेक्शन को। आज का जो कार्टून सेक्शन है वो ये है। आपको इस फोटो से देख के क्या पता चल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये आपको ये जो कार्टून सेक्शन है इसको देख के क्या पता चल रहा है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप। इसमें बताया गया है, देखने में से ऐसा लग रहा है कि स्टेट्स को कोई क्या कहते हैं, किसी का भी जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो स्टेट्स में सहायता कर रहा है, लेकिन सेंटर ने अपने हाथ छोड़ दिए। आप देख सकते हैं सेंटर जो ये है सेंटर, ये है स्टेट, सेंटर ने अपने हाथ छोड़ दिए किसी के भी वैक्सीनेशन से। जैसे हम देख ही रहे कि 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो सेंटर के द्वारा फ्री नहीं है, वो प्राइवेट उसमें होगा, और जो कॉस्ट आएगी वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही लगेगा इन लोगों को, 18 साल से ऊपर लोगों को, लेकिन उन्हें पैसा भी देना पड़ेगा। चलिए, जो हमने शुरू में क्वेश्चन पूछा था जॉर्डन कंट्री, तो हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे कंट्री है, कौन सी कंट्री है। तो ये आती है जॉर्डन कंट्री, जैसे आप देख रहे होंगे जॉर्डन कंट्री। इसके बगल में इज़राइल है, और क्या कहते हैं, इसके बगल में इज़राइल है, और इधर इधर लेबनान भी है। तो इस तरह से इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं
इसमें सारी कंट्रीज़ आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैंने दिखा दिया। ये सऊदी अरेबिया के पास कंट्री आती है, वो क्या कहते हैं जिसे कहते हैं ये भी एक एशियन कंट्री है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।